हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। बेसिकली ये सेशन सीयूईटी पीजी 2026 एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि इस बार एमकॉम एंट्रेंस देने वाले हैं। कोर्स कोड की बात करूँ तो COQP 08। अकाउंटिंग से शुरुआत करने जा रहे हैं और धीरे धीरे करके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके टॉप क्वेश्चंस PYQs पे बेस्ड उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सेशन में बने रहना। प्लेलिस्ट में बना दूंगा, उसमें डेली कुछ ना कुछ उस पे जो हमारे वीडियोस हैं अकाउंटिंग की, फिर अलग दूसरा सब्जेक्ट मैनेजमेंट, ऐसे ही इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, हर एक सब्जेक्ट के मैं टॉप क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पे मैं DPPs वगैरह पोस्ट करता हूं। और एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड कर लो। अगर प्रिपेयर कर रहे हो, कंप्लीट बैच के लिए चाहते हो कि प्रिपरेशन उसके थ्रू करें, तो वो भी तुम्हारे लिए अवेलेबल है एग्जाम टाइम ऐप पे, जहाँ पे तुम्हें वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ रिवीजन भी करवाया जाएगा अच्छे तरीके से। डाउट सॉल्विंग होगी और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तुम्हें मिलेगा, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे। तो अगर बैच में इंटरेस्टेड हो तो जाओ, एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड करो और जाके फटाफट ज्वाइन करो। साथ ही साथ अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी रहती है तो दिए गए नंबर पे तुम कॉल भी कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, धीरे धीरे कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, concept that assumes a business will continue to operate for a foreseeable future is known as। बेसिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से क्वेश्चन निकल कर आया है हमारा। कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस वगैरह जो होते हैं उससे क्वेश्चन हमारे निकल कर आए हैं। आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है सब कोई इजीली आंसर कर लोगे। चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। बेसिक सा कंसेप्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है? इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंटरप्राइज, कोई भी बिजनेस ये एज्यूम कर कर नहीं आती है कि उसे अपने बिजनेस को लिक्विडेट करना होगा या फिर उसके ऑपरेशंस को शट डाउन करना होगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से ही हम समझ पाते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा एक इन्फिनाइट पीरियड के लिए, चाहे किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कुछ भी, कैसी भी कंडीशन अराइज हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। ये भी हमारा बेसिक क्वेश्चन है। इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज अलाउड एट। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर पार्टनरशिप का फीचर तुमने पढ़ रखा है तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी है, एग्रीमेंट नहीं बनी है, तो क्या किस रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6% पर एनम। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना है इनमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट से डील करता है? AS2, AS3, AS10, AS26। किसकी यहाँ पे बात हो रही है? कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो अगर तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रखा है तो बहुत इजीली इसका आंसर कर लोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AS3। AS3 हमारी बात करता है किसकी? कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अगर बात करें हम AS2 की, तो AS2 डील करता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन से। और वहीं बात करें अगर AS10 की, तो ये रिलेट करता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। और साथ ही साथ AS26 की अगर बात की जाए तो ये हमें बताता है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का टेबल जो है हमें वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम्हारे पास वो PDF नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे भी चाहो तो मैसेज कर सकते हो, या फिर मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर। अब हमारा ये शेयर्स जैसे चैप्टर से निकल कर आया है क्वेश्चन। सिक्योरिटी प्रीमियम की यहाँ पे हमारी जो बात हो रही है, जो हमें प्रीमियम मिलता है शेयर इशू करते वक्त, उसको हम किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? कैन बी यूज्ड फॉर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जितने भी हमारे प्रिलिमिनरी खर्चे होते हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए हम इन सिक्योरिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटी प्रीमियम इज रेस्ट्रिक्टेड। इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसको आप यूज कर सकते हो बोनस शेयर इशू करने के लिए, अपने प्रिलिमिनरी खर्चे को राइट ऑफ करने के लिए, साथ ही साथ प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम्स पेबल ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन पे जो आप प्रीमियम पे करते हो उसको पे करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसे डिविडेंड और ऑपरेशनल कॉस्ट को पे ऑफ करने के लिए यूज नहीं ले सकते हो इसका। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पार्टनरशिप से रिलेट करता है। यहाँ पे बात हो रही है गार्नर वर्सेस मोरे केस लॉ की। यहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया था, बेसिकली तुमसे वही पूछा जा रहा है। मतलब बात की जा रही है कि जो डेफिशिएंसी होगी इनसॉल्वेंट पार्टनर की,
उसे सॉल्वेंट पार्टनर किस तरीके से बेयर करेंगे या फिर कहो तो बॉन्ड करेंगे। क्या वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे या फिर कैपिटल रेशियो या इक्वल रेशियो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात यहाँ पे होगी। तो गार्नर वर्सेस मोरे केस लॉ में ये डिसीजन लिया गया था कि जितने भी हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स रह जाएंगे इंसॉल्वेंट पार्टनर्स को छोड़ के अगर हम बात करें, तो जो उनका कैपिटल लॉस होगा वो पार्टनर्स के द्वारा उनके एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में ही बेयर किया जाएगा, ना कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे सामने है। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब शेयर को हम लोग फॉरफिट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। शेयर कैपिटल अकाउंट होता है ना हमारा, उसमें किस अमाउंट से हम लोग डेबिट करते हैं ये हमें बताना है। क्या पेड अप वैल्यू शेयर या कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स या फेस वैल्यू शेयर या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। बहुत आराम से आंसर करना, शेयर्स का क्वेश्चन है हमारा। वैसे अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो राइट आंसर उसका होगा कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कॉल्ड अप वैल्यू की, तो कंपनी ने कितना कॉल किया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे फर्स्ट कॉल की बात करें, सेकंड कॉल की बात करें, ठीक है, और मान लो थर्ड एंड फाइनल कॉल हम कह देते हैं, अगर कंपनी ने थर्ड कॉल तक पैसे मंगाए हैं, तो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू का जो भी अमाउंट होगा वो जाता है। वन फॉरफिटिंग द शेयर्स द कंपनी कैंसल्स द शेयर, therefore the share capital must be debited to the reverse the capital credited so far. This reversal is limited to the amount called up by the company, not the full face value। मतलब 100 रुपए के हिसाब से नहीं आप चलोगे, अगर आपने 80 तक कॉल करे हैं तो उसी को आप उसमें क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। डेबिट करते हो, सॉरी क्रेडिट मैंने बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। एक्स लिमिटेड परचेज्ड असेट वर्थ रुपीज 2,88,000। It issued debenture of rupees 100 each at a discount of 4% in full satisfaction। तो अब बताना है हमें नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड। डिवेंचर का ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, अगर तुमने पढ़ रखा है तो बहुत इजीली आंसर कर लोगे। बोला क्या गया, कितने का आपका नेट असेट है जो आपने परचेज किया एसेट, उसकी वर्थ क्या है, 2,88,000 है। डिवेंचर कितने, 100 रुपए के हिसाब से 4% के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, तो कितने का डिवेंचर हो जाएगा समझते हैं जरा। इशू प्राइस आपकी है 100, जिसमें आप 4% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब आपका 96 रुपीज हो जाएगा यहाँ पे। अब डिवेंचर निकालने का फॉर्मूला हो जाता है परचेज कंसीडरेशन, जो यहाँ पे तुम देखोगे लिखा हुआ है ऑलरेडी, परचेज कंसीडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें परचेज कंसीडरेशन, तो वो हमारी कितनी दे रखी है, 2,88,000। 2,88,000 और हमारा यहाँ पे इशू प्राइस कितना निकल कर आया, 96। जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो 3,000 डिवेंचर निकल कर आएगा। तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ। कैसे नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बताना है हमें। क्या वो कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, या फिर रेवेन्यू नेचर के, या बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, या सिर्फ और सिर्फ कैश आइटम्स। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम समझ पा रहे होगे यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रेवेन्यू नेचर। नाम से ही तुम समझ पा रहे होगे इनकम एक्सपेंडिचर। यहाँ मैंने एनपीओ का भी कुछ क्वेश्चन ले लिया है, कभी कभार आ जाता है एग्जाम में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, ये देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल अकाउंट की तरह होता है। अक्रूवल बेसिस पे हम लोग इसे बनाते हैं, ठीक है। एंड रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू द करंट पीरियड, मतलब आगे पीछे की बात यहाँ पे नहीं होगी। करंट पीरियड में जितने भी आपके रिवेन्यू नेचर के खर्चे हो रहे हैं और मुनाफे हो रहे हैं, उसको आप रिकॉर्ड करते हो। और वही बात करें अगर कैपिटल आइटम्स की, तो वो हमारे बैलेंस शीट में जाता है। क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब फिर से एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा आ गया। एमलगमेशन की अगर हम लोग बात करें, तो ये किस एएस में है, कौन सा एएस होगा, एएस 13, एएस 14, एएस 20 या एएस 21। खुद समझ के खुद आंसर नोट करते चलो, फिर आंसर से मैच करो। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एएस 14। एएस 14 बात करता है एमलगमेशन के बारे में, ठीक है। एमलगमेशन में तुम्हें दो मेथड्स देखने को मिलते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा परचेज मेथड। अच्छा, एएस 13 बात करता है इन्वेस्टमेंट्स की, याद रखना।
AS13 इन्वेस्टमेंट्स की बात करेगा, वहीं AS21 हमारा बात करता है कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट की। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे, इन अ होल्डिंग कंपनी द शेयर ऑफ आउटसाइडर इन द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी इज नोन एज। होल्डिंग कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। जो आउटसाइडर्स के शेयर्स होते हैं नेट एसेट्स सब्सिडरी की, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बताना है तुम्हें यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है होल्डिंग कंपनी की। होल्डिंग कंपनी में अगर हम लोग यहाँ पे देखें, पूछा जा रहा है आउटसाइडर्स के शेयर के बारे में, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, क्या कहलाएगा ये। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये रिप्रेजेंट करता है इक्विटी पोर्शन को। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिप्रेजेंट्स द इक्विटी पोर्शन ऑफ द सब्सिडरी दैट इज नॉट ओन्ड बाय द होल्डिंग कंपनी। मतलब वो होल्डिंग कंपनी के हिस्से में नहीं आने वाला है। मतलब ये रिफ्लेक्ट करेगा आउटसाइडर्स के क्लेम को। जितने भी आउटसाइडर हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका जो भी क्लेम रहेगा कंपनी के नेट एसेट्स पे, जो सब्सिडरी फर्म होती है उसके नेट एसेट्स जितने भी हैं, उस पे जो हमारे बाहरी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो भी क्लेम होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हम लोग देखें तो पूछा जा रहा है यहाँ पे, द कॉस्ट विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटफ्लो बट इट इज रिलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। बताओ, कॉस्ट के टाइप्स हैं, इकोनॉमिक्स में भी माइक्रो में भी तुम ये चीज पढ़ते होगे। अलग अलग टाइप के कॉस्ट होते हैं, संक कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो कौन सा कॉस्ट, उसमें कैश आउटफ्लो तो नहीं होता है लेकिन वो डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत मायने रखता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट को हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये वो नोशनल कॉस्ट है, जैसे कि खुद के कैपिटल पे इंटरेस्ट या फिर खुद के बिल्डिंग का रेंट। ठीक है, कैश जा तो नहीं रहा है लेकिन तुम्हारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग में अगर देखो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम्हारी ये फाइनेंशियल बुक्स में तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैश किसी को पे नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है ये हमारे इंप्यूटेड या फिर कहो तो इम्प्लिसिट कॉस्ट या नोशनल कॉस्ट, तीनों नाम इसके याद रखना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। पूछा जा रहा है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। चलो यहाँ पे कॉस्टिंग के भी क्वेश्चंस कुछ आ गए हैं। जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग करवाऊंगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज करवाऊंगा, उसमें अकाउंटिंग के भी कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, लाइक पार्टनरशिप वगैरह शेयर्स के। फिलहाल इसमें कॉस्टिंग के भी देखने को मिल रहे हैं। कंट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर तुमने फॉर्मूलाज पढ़ रखा है, फॉर्मूला चार्ट तुमने देखा है, तुम्हें बताना है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका जो है ऑप्शन जो है बी एंड सी दोनों ही हो सकता है। देखते हैं जरा कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जब तुम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे, जाहिर सी बात है कंट्रीब्यूशन निकल कर आएगा। अगर हम सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट भी निकाले, ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, साथ ही साथ फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करे, तो भी हमारा वही चीज हमें देखने को मिलेगा। यहां पे बोला गया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन आल्सो इक्वल्स फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये भी अगर इसको देखें, कंट्रीब्यूशन बेसिकली है क्या हमारा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ही निकल कर आता है। इसीलिए हम दोनों फॉर्मूलाज इस्तेमाल कर सकते हैं। विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनरीज। कॉस्टिंग का क्वेश्चन है हमारा ये, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रोसेस कॉस्टिंग, क्योंकि ऑयल रिफाइनरीज में एक एक स्टेप जो होता है बाय प्रोसेस होकर गुजरता है। मतलब उसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं, रिफाइनिंग को लेकर, केमिकल को लेकर। जैसे अगर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करो तो सीमेंट एक स्टेज में नहीं बनता, उसको अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। वैसे ही ऑयल रिफाइनरीज में भी होती हैं। ठीक है, अब बात अगर करें ईओक्यू की, इसका फॉर्मूला तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्या होता है, इसका एम क्या होता है, एम्स टू मिनिमाइज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट या फिर परचेज प्राइस को मिनिमाइज करना, इसका मेन एम होता है। बताना है तुम्हें। तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है हमारा, इसका मेन मकसद होता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमाइज करना, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, ईओक्यू बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये हम लोग इसलिए कैलकुलेट करते हैं, इससे हमें पता चल पाता है कि हमारा ऑप्टिमल ऑर्डर साइज क्या है, मतलब परफेक्ट ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए, जिसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आता है, साथ ही साथ कैरिंग कॉस्ट, मतलब ऑर्डर करने में जो तुम्हारी लागत लगी, और कैरिंग कॉस्ट बताता है उसको होल्ड करने में जो तुम्हारी कॉस्टिंग लगने वाली है।
ठीक है? और इससे अल्टीमेटली क्या होता है, अगर तुम इन दोनों चीज़ों को देखते हुए चलोगे तो तुम्हारा जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा, वो है रेशियो का। करंट रेशियो तुम्हारे यहाँ दे रखा है 2.5:1 और करंट लायबिलिटी, ये सीआर है, ठीक है? करंट लायबिलिटी दे रखा है 40,000 का। तुम्हें बताना है करंट एसेट क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे हम लोग यहाँ जंप करते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, सीए अपॉन में सीएल। अगर तुम इसका कैलकुलेशन करोगे तो करंट रेशियो तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है 2.5, ठीक? और करंट एसेट तुम्हें नहीं पता है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। लेकिन करंट लायबिलिटी तुम्हें पता है कि तुम्हें 40,000 है, ठीक है? ये यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जब तुम इसे सॉल्व करने लग जाओगे, 40,000 जो है हमारा जब इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अभी डिवीजन में। 2.5 इंटू 40,000 जब सॉल्व तुम करोगे तो तुम्हारा 1 लाख निकल कर आएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा। बजटरी कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे हमारा फिर से कॉस्टिंग का क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। अ बजट दैट इज डिजाइंड टू रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। वैसा बजट बताओ जो कि किसी भी कोई भी आपका एक्टिविटी का कौन सा लेवल है ये उसके लिए मायने नहीं रखता है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड, मास्टर या जीरो बेस्ड बजटिंग इसे हम लोग बोलते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट देखो एक बार बनाया जाता है, सिंगल होता है, एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए होता है और एक्चुअल आउटपुट में चेंजेस आने से उसमें चेंजेस नहीं तुम्हें आएंगे। इन कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्सिबल बजट एडजस्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटी लेवल। फिक्स बजट में तुम्हें ऐसा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जब तुम बात करोगे फ्लेक्सिबल बजट की तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जाएगा तुम्हारे एक्टिविटी के लेवल्स के बेसिस पर। मटीरियल यूजेस वेरिएंस, MUV, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा। तुम्हें एक फॉर्मूला का अलग से शीट बनाना होगा, चाहे स्टैटिस्टिक्स की बात कर लो, चाहे कॉस्टिंग की बात कर लो, या फिर नॉर्मल अकाउंटिंग की ही क्यों ना बात करो। तुम्हारे पास हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर, ये 3 सब्जेक्ट तो खासकर इसके एक फॉर्मूला शीट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। तो इसकी हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस ये बताता है, मेजर करता है कि कितना मटेरियल यूज हुआ है स्टैंडर्ड के हिसाब से। इट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वांटिटी अलाउड एंड एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हमें अलाउ किया गया था और हमने एक्चुअल में कितना क्वांटिटी यूज किया, दोनों के डिफरेंस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से, ठीक है? इससे हमें पता चल जाता है क्या, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल के यूज में कितने का वेरिएंस आया, कितने का डिफरेंस आया, ये हमें बताता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात की जाए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें, देखो ये सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। क्या होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब तुम ब्रेक इन पॉइंट का भी तुम्हें पता होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हमारा बफर जोन को रिप्रेजेंट करता है। इंपॉर्टेंट टर्म है। बफर जोन क्या है? द एक्सटेंट टू विच एक्चुअल सेल्स मे फॉल बिफोर द फर्म रीचेज द ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब जहां उसको लॉस होने लग जाए, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है क्या हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फर्म के ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचने से पहले वो लेवल, जब फर्म का जो एक्चुअल सेल्स है वो गिरना स्टार्ट हो जाए, वो लेवल उसको हमें बताता है। वो कौन सा लेवल होता है? वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो लेवल हमें बताता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज प्राइमरली सर्व्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग या फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसका राइट आंसर होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या देखते हैं? वेरिएंस एनालिसिस पढ़ते हैं। मैनेजर्स ओनली इन्वेस्टिगेट सिग्निफिकेंट डेविएशंस, मतलब जो डिफरेंस आ रहे हैं हमारे आउटपुट में, जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे उससे और एक्चुअल में दोनों में जो डिफरेंस आ रहे हैं, मैनेजर उसको इन्वेस्टिगेट करता है और जो छोटे मोटे होते हैं उसको उसको इग्नोर करना पड़ता है। ये कंसेप्ट तुम एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट में भी कंट्रोलिंग जैसे चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। यहाँ पे मैंने कॉस्टिंग के भी क्वेश्चंस डाल दिए, कुछ मैनेजमेंट कॉस्टिंग के भी डाले हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो इसीलिए तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आया, तुमसे पूछा गया यहाँ पे, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज प्राइमरली सर्व्ड बाय, मतलब ये चीज तुम्हें कंसेप्ट किस में देखने को मिलेगा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा मैनेजर होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है कि डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, वेरिएंस क्यों आ रहे हैं। तो जब ये वेरिएंस उसको मेजर करता है तो उसे कुछ चीजें इग्नोर करनी होती हैं, कुछ माइनर चीजें उसे इग्नोर करते हुए चलना पड़ता है।
दिस प्रिंसिपल फोकसिंग ऑन ओनली एक्सेप्शन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो अगर इग्नोर नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम उस माइनर जो डेविएशंस हैं या माइनर जो चेंजेस हैं उसको कैप्चर करने के चक्कर में तुम मेजर डेविएशन को इग्नोर कर जाओगे। अब एक क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी हम लोग देख लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज कैलकुलेटेड यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड बाय स्टार्टिंग विथ। किससे शुरुआत होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? बताओ जरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। पढ़ा होगा तुमने क्लास 11 ट्वेल्थ में और ग्रेजुएशन में भी। अंडर द इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो का मैंने तुम्हें बताया था ना, ये AS3 में आता है। हम लोग कहां से शुरुआत करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर द टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद जितने भी हमारे नॉन कैश आइटम्स होती हैं उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। ठीक है, फिर जाके हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखने को मिलता है इसमें। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की बात करें, द CPP मेथड स्टैंड्स फॉर। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग तुम पढ़ोगे, रीसेंट ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग के अंदर आता है ये चीज। ये जो CPP मेथड है ये किसकी बात करता है? इसका फुल फॉर्म क्या? करंट परचेजिंग पावर, कॉस्ट प्राइस परचेजिंग, करंट प्राइस पावर, या फिर कांस्टेंट परचेजिंग पावर? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा करंट परचेजिंग पावर। इसमें क्या होता है बेसिकली? दिस मेथड इन्वॉल्व्स रीस्टेटिंग द हिस्टोरिकल financial figures using a general price index to reflect the changes in the purchasing power of money over the time, thereby the accounting for inflation। नाम से ही समझ में आ रहा है इन्फ्लेशन की यहाँ पे हमारी अगर बात हो रही है तो पुराने टाइम पे जनरल प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए क्या प्राइस रहा था उस प्राइस को आपको दिखाने की कोशिश करता है ये मेथड, और दिखलाता है कितना आपके परचेजिंग पावर में चेंजेस आया है। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है सर, बात ही नहीं करना इस पे कुछ। When a company buy backs its own share, जब कंपनी खुद के शेयर्स बायबैक करती है, इट मस्ट ट्रांसफर सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स सो बाउट बैक टू। ठीक है, कहां ट्रांसफर करेगी? क्या जनरल रिजर्व में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर PNL अकाउंट? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब कंपनी खुद के शेयर्स को बायबैक करती है तो जो सम ऑफ अमाउंट होता है उसका वो किस में ट्रांसफर करती है, किस टाइप के अकाउंट में? तो इसको नाम दिया जाता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। व्हेन द कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाय बायबैक एंड नॉट रिप्लेस्ड बाय फ्रेश इशू। आपने यहाँ पे तो फ्रेश इशू किया नहीं, आपने खुद के शेयर्स को परचेज कर लिया। तो जो भी अमाउंट इक्वल था उसके, जितने भी शेयर्स आपने परचेज करे, बायबैक करे, उसको आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। और ये बात हमें बताता है सेक्शन 68। क्लियर? एबीसी एनालिसिस इज एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंट्री कंट्रोल इज बेस्ड अपॉन। एबीसी एनालिसिस अगर हम लोग बात करें कॉस्टिंग के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं, तो किस पे बेस्ड होता है? क्या मटेरियल के यूनिट प्राइस पे बेस्ड होगा, क्या मटेरियल के यूजर्स वैल्यू पे बेस्ड होगा, या मटेरियल के क्वांटिटी पे, या फिर स्टोरेज प्रॉब्लम्स पे? एबीसी एनालिसिस देखो, ये बेस्ड होता है यूजर्स वैल्यू ऑफ मटेरियल्स। एबीसी एनालिसिस एक्चुअल में करता क्या है ना, क्लासिफाई करता है आइटम्स को उसके एनुअल कंजम्पशन वैल्यूज पे, जैसे क्वांटिटी अपॉन में यूनिट कॉस्ट। अब जो यहाँ पे हमारा ABC है, इससे समझना, ये जो होता है इसकी सबसे ज्यादा यूजेस वैल्यू होती है, हाईएस्ट यूजेस वैल्यू। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, कंट्रोल लगा दिए जाते हैं। पी थोड़ा मिड का होता है और सी जो होता है लोएस्ट, इसको मिनिमम कंट्रोल की जरूरत होती है, इसमें ज्यादा यूजेस नहीं हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तुम्हारे लिए है, बताना ROI का फुल फॉर्म बताना कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैसा हम टाइप का हमारा एक्सपेंडिचर है? क्या ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि बेनिफिट देता है फ्यूचर पीरियड्स के लिए हमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, या फिर हैवी लॉस है ये हमारे लिए? बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये एक ऐसा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक बेनिफिट पहुंचाएगा आने वाले समय में। लार्ज एक्सपेंस होता है, रिवेन्यू नेचर का होता है, जैसे कि आपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन पे काफी ज्यादा अमाउंट अपना खर्च करा, तो ये बेनिफिट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका बेनिफिट खत्म होता चला जाता है। चलो ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाता है।
अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज लिमिटेड टू, बताइए कितना होना चाहिए? 50? चलो इसमें तो कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो कंपनीज़ एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट करती है नंबर ऑफ पार्टनर्स टू ए लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि 100 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। लेकिन करंटली जो रूल नंबर 10 है कंपनीज़ का 2014 सेट्स द मैक्सिमम लिमिट एट 50। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है बताइए? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। क्यों करते हैं आप मैनिपुलेट? जिससे आपको आपकी कंपनी का एक बेटर पोजीशन दिखाया जा सके, इसलिए विंडो ड्रेसिंग की जाती है। ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जहां पे मैनेजमेंट्स क्या करती हैं, वो माइनर और कॉस्मेटिक चेंजेस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके से करती हैं कि जो भी उनका फाइनेंशियल हेल्थ ओवरऑल निकल कर आता है वो काफी अच्छा शो होता है। क्यों करती है? क्योंकि उन्हें इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना होता है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग implies holding the manager responsible for cost under their control, holding the manager responsible for all cost, holding the CEO responsible for everything, या फिर accounting for CSR activities। क्या होगा इसका आंसर? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा होल्डिंग द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट अंडर देयर कंट्रोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो होता है ये मकसद इसका होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है कि इसका कंट्रोल का। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करते हैं टू दी मैनेजर फॉर द रिवेन्यू एंड कॉस्ट विच दे हैव डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स भी बोलते हैं। मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ किसकी होगी? मैनेजर्स की होगी। ये चीज हमें याद रखते हुए चलना होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 की। बेसिक सा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 5:3। सी एडमिट्स फॉर 1/5 ऑफ द शेयर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा ए और बी का? क्या 5:3 होगा, 1:1 होगा? बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो ही कहला जाएगा। कंसेप्चुअल बेसिस अगर तुम समझो, व्हेन द क्वेश्चन प्रोवाइड्स द न्यू प्रॉफिट शेयर बट डज नॉट स्पेसिफाई द प्रोपोर्शन इन विच द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस, तो ये मान लिया जाता है कि जो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर वही ओल्ड पीएसआर कहलाएगी। ओल्ड पीएसआर ही हमारी सेक्रीफाइसिंग कहलाती है। इस केस में कुछ दिमाग ही नहीं लगाना होता है। दूसरा क्वेश्चन देख लो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 16,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम है और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है 8,000 का। तो इंटरेस्ट किस तरीके से एलोकेट होगा यहाँ पे, वो तुम्हें बताना है। अब तुम देखोगे यहाँ पे 6% पर एनम की अगर हम लोग बात करें तो एक यहाँ पे अगर हम लोग निकाले तो इसका हो जाएगा कितना इंटरेस्ट? 3600 वाई का, और इसका हो जाएगा 6,000, है ना? 6% पर एनम दिया हुआ है। तो सम अगर हम लोग करें तो 9,600 अमाउंट होने चाहिए। अब यहाँ पे तुम देखोगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बच ही रहा है हमारे पास 8,000, तो हम कैसे 9,600 दे पाएंगे? तो कैसे एलोकेट होगा कि जो हमारा जो 8,000 है उसको हम लोग उनके रेशियो में एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो उसका जो रेशियो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा इस रेशियो में 6,000 और 36 हमने जो निकाला ना, इसको जब तुम सॉल्व करोगे 2020 कैंसिल यहाँ पे हो गए, तो ये हमारा निकल कर आता है 5:3 के अराउंड का। तो हमारा 8,000 में निकालेंगे इसको हम लोग, जब सॉल्व करेंगे तो 5,000 और 3,000 हो जाएगा और हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेट प्रॉफिट दे रखा है 30,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का। कंपनी के टोटल एसेट जो पार्टनरशिप के दे रखे हैं वो 3 लाख हैं और लाइबिलिटीज 1 लाख की हैं। तो कैलकुलेट करो गुडविल बाय द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद है कुछ गुडविल के मेथड्स? अगर इसको तुम्हें सॉल्व करना है तो सबसे पहले तुम्हें कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तुम्हारा स्टेप होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। तुमने कितने कैपिटल एम्प्लॉय करे उसको तुम्हें अगर निकालना है तो तुम अपने एसेट से लाइबिलिटीज को माइनस करोगे। इस केस में तुम्हारे पास एसेट्स दे रखे हैं 3 लाख और लाइबिलिटीज 1 लाख की दे रखी है, तो हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 लाख का। ठीक है। दूसरे स्टेप की अगर और तुम बढ़ोगे तो तुम्हें यहाँ पे निकालना होगा तुम्हारे फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। उसके लिए फॉर्मूला आता है हमारा एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन क्लियरली बताता है नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो 30,000 का है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का दिया हुआ है। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो 3 लाख तुम्हारा निकल कर आएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। अब तुम्हारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू है।
तुम्हें अब निकालना होगा गुडविल। गुडविल कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास 3 लाख के दे रखे हैं और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख का निकल कर आया, मतलब हमारा गुडविल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 लाख का। ठीक है, अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिसोल्यूशन जैसे चैप्टर से निकल कर आता है। फर्म के डिसोल्यूशन पे पार्टनर ए पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बेसिक सा क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या एस कैपिटल को हम लोग डेबिट करते हुए कैश को क्रेडिट करेंगे, या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत इजीली आंसर कर लोगे। रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को? इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि ये जो एक्सपेंस है वो बिलोंग करता है फर्म के डिसोल्यूशन से, फर्म के खाते में जाना चाहिए, वो होना चाहिए जो लॉस है। और ए के कैपिटल को हम लोग इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसने फर्म के बिहाफ पे अपना पर्सनल फंड इस्तेमाल करते हुए क्रेडिटर को दिया है, मतलब पे किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है पी क्यू आर का रेशियो दे रखा है 2:1। आर जो है वो 30 जून को चला जा रहा है ऊपर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 60,000 है और सेल्स जो दे रखा है 6 लाख का दे रखा है और सेल्स 2 लाख का है। तुम्हें आर का शेयर बताना, इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे चाहिए। मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर और सॉल्यूशन दोनों ही भेज दूंगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तुम्हें खुद से सॉल्व करने आना चाहिए। एबीसी का 4:3 का रेशियो दे रखा है। बी रिटायर कर रहा है यहाँ पे बीच वाला हमारा। ए एंड सी जो है उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 का है, तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इस केस में भी अगर तुम देखोगे तो गेनिंग रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्या होता है? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर अब एक एक करके तुम्हें दोनों का निकालना होगा, ए का भी, ठीक है, और सी का भी। दोनों यहाँ पे अगर कोई जा रहा है तो गेन होगा यहाँ पे। न्यू शेयर गेनिंग रेशियो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो 5/8 अगर इनका न्यू रेशियो बन रहा है, माइनस ओल्ड इनका था 4/9, और बी का देख लो 3/8 अपॉन में माइनस करेंगे ना 2/9, तो ये आएगा 13/7 और ये आएगा तुम्हारा 11/7। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे ये है ना 32/112, तो इसका जो रेशियो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 13:11 का। When a new partner brings goodwill in a cash, then it is credited to the old partners in, किस रेशियो में जाएगा? जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो वो अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर के किस खाते में अगर जाता है तो किस रेशियो में जाएगा? ओल्ड पीएसआर, सेक्रीफाइसिंग, न्यू पीएसआर या कैपिटल रेशियो? तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा क्योंकि नया पार्टनर जब आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है, जो गुडविल लेकर आएगा उनके खाते में जाएगा वो। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब देख लो तुम्हारे सामने एजर्शन रीजन 38 से लेके 45 तक आएंगे। एक मिनट, हाँ, 38 से 45 तक एजर्शन रीजंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। अब तुम्हारा काम क्या है? 4 ऑप्शंस तुम्हें होंगे, चारों में से उसका करेक्ट आंसर चूज करना होगा। पहला आ चुका है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसके पीछे रीजन ये दिया गया है कि डेप्रिसिएशन इज एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब तुम्हें बताना है कि क्या एजर्शन रीजन दोनों सही है या कोई एक सही है, या एजर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। जो भी हो बताओ इसका तुम आंसर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। समझते हैं कैसे। डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट को रिड्यूस करता है बट इन्वॉल्व्स नो कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये हमारा assertion है, सही है। आर भी बोलता है इट इज बैक एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट प्रिसाइजली बिकॉज ये हमारा किस टाइप का एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस है, विच रिवर्सेस इट्स डिडक्शन। नॉन कैश है तो तुम्हारा डिडक्शन तो वापस से रिवर्स हो जाएगा ना, तो अल्टीमेटली तुम क्या कर पाओगे? तुम्हारा एक्चुअल कैश जो है वो तुम कैलकुलेट कर लोगे फ्रॉम ऑपरेशन से। तुम्हारा प्रॉफिट जरूर कम करता है लेकिन इसमें कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता, तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होते जाती है। अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट एक्सेप्ट सर्ट इक्विटी शेयर। सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविड करता है द इश्यू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। क्या ये सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। दोनों ही चीजें यहाँ पे आंसर आते हैं। जो प्रोविजन है ये शेयर्स को इशू करने पे डिस्काउंट पे प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 53 बात करता है इज द डायरेक्ट लीगल रीजन कि कंपनी कभी भी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं करती है।
1440 बताओ, मार्जिनल कॉस्टिंग इज हेल्पफुल इन मेक और बाय डिसीजन। ठीक है, हमें मदद करता है क्या हमें बनाना है या खरीदना है इस डिसीजन को लेने में। रीजन उसके पीछे दे रखा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो होता है ये कंसिडर करता है तुम्हारे दोनों ही कॉस्ट को, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को। किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। क्या ये भी सही है? बताओ बताओ। नहीं, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है हमारा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग जो होता है ये शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए परफेक्ट है कि हमें बनाना है या खरीदना है। लेकिन जो रीजन कह रहा है ना, रीजन में अगर तुम देखो तो मार्जिनल कॉस्टिंग नाम से समझ पा रहा है एडिशनल, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बात करेगा वेरिएबल कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट को ओवर द पीरियड ये कांस्टेंट ही मानता हुआ चलता है। रीजन हमारा कह रहा था कि दोनों को कंसिडर करता है, नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्टिंग को कंसिडर करता चलता है। रेशियो एनालिसिस का एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, डेट इक्विटी रेशियो इज अ सॉल्वेंसी रेशियो। ये मेजर करता है हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को एंड इट्स एबिलिटी टू मीट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। डेट इक्विटी की बात हो रही है, रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो इस केस में दोनों ही करेक्ट है, इसमें कोई डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे सामने, इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, डीड नहीं है तो पार्टनर को सैलरी मिलेगी, एजर्सन ये कह रहा है, क्या ये सही है? रीजन कह रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड करता है इक्वालिटी अमंग द पार्टनर्स। रीजन तो सही होना चाहिए। वही बात की गई है कि ए हमारा इनकरेक्ट है लेकिन रीजन हमारा सही है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो आपको उस वक्त सैलरी नहीं दी जाती है। ठीक है, रीजन भले ही बोलता है कि हाँ इक्वल पीएसआर हो जाएगा, रीजन जो बता रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो इक्वली होगी। 43, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ। ट्रायल बैलेंस ये गारंटी कर देता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक करते हैं, बुक की अकाउंटिंग बुक की हम लोग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो जाता है इट मींस देयर आर एब्सोल्युटली नो एरर इन द बुक। क्या ये पॉइंट सही है? एजर्शन एंड रीजन दोनों। तो जो इसका राइट आंसर होगा, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस कंप्लीट तरीके से ये नहीं बोल सकता है कि हम ये नहीं मान सकते कि अब कोई एरर नहीं रह गया है। ट्रायल बैलेंस हमें बताता है, ये कंफर्म करता है कि डेबिट जो है वो क्रेडिट के बराबर इक्वल है, लेकिन ये डिस्क्लोज नहीं करता है वैसे एरर्स जैसे कि ओमिशन हो गए, प्रिंसिपल में कुछ एरर है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, या कंपनसेटिंग एरर्स हो गए। मतलब कंपनसेटिंग एरर का है कि जब एक का इफेक्ट दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, वो होता है हमारा कंपनसेटिंग एरर। जब आपने गलत प्रिंसिपल ही इस्तेमाल कर लिया हो, कंसेप्शन कन्वेंशन ही आपने गलत चूज कर लिए हो, आपसे ओमिशन हो गया हो, कोई चीज छूट गया हो, तो ये सारे एरर्स जो है ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे रीजन हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें तो ये हमसे पूछ रहा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो होते हैं उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके पीछे रीजन ये दिया गया है क्योंकि ये नॉट कैश आइटम्स होते हैं, दे आर कैश आइटम्स नहीं होते बेसिकली। तो ये सही है? गलत। ए गलत है लेकिन रीजन जो है करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन अगर तुम देखो, ए इज इनकरेक्ट। पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज अ कैश आउटफ्लो। ठीक, ठीक है। और ये चीज हमारा आता है किस एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। होते हैं ना हमारे तीन टाइप्स की एक्टिविटी, तो उसी में से हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, उसी में हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को डालते हैं। आर जो है ये भी इनकरेक्ट है हमारा। द इनिशियल, अच्छा रुक जाओ इसमें कुछ गलती है। द इनिशियल पेमेंट इन कैश एंड द अमाउंट रिटर्न ऑफ, इसको चलो स्किप करो, इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट करके डाल दूंगा, इसको जाने दो। चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, न्यूमेरिकल सेक्शन फिर से स्टार्ट करते हैं। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स। ठीक है, 1000 शेयर कैंसिल कर दिए गए 10 रुपए के हिसाब से, जिसमें से 8 मंगाया गया था, 8 कॉल्ड अप किया गया था। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट पे नहीं पैसा मिला, अरियर हो गया। मनी रिसीव्ड हमें क्या हुआ? 2 रुपए का यहाँ पे रिसीव हुआ सिर्फ। अमाउंट क्रेडिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर में आप कितना अमाउंट डालोगे, इसके लिए आपको यहाँ पे समझना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी। शेयर फॉर फीचर अकाउंट को आप कैसे कैलकुलेट करते हो? जितना आपको रिसीव हुआ है। फॉर फीचर क्या होता है? इज क्रेडिटेड विथ अमाउंट एक्चुअली आपको जितना आपने रिसीव किया एंड रिटेन्ड बाय द कंपनी ऑन दी फॉरफिटेड शेयर्स। तो 1000 शेयर्स थे, आपको 2 रुपए बस मिले, तो 2000 रुपए आपके चले जाएंगे। अलॉटमेंट मनी ₹3 का था, वो नहीं मिला आपको, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना होगा।
फिक्स कॉस्ट दे रखा है 40,000 का, प्रॉफिट 20,000 का दे रखा है, सेल्स यहाँ पे हमें 2 लाख के दे रखे हैं। तो बताइए ज़रा पीवी रेशियो क्या होगा? कॉस्टिंग में अक्सर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। प्रॉफिट यहाँ पे हमें बताना है पीवी रेशियो। प्रॉफिट है दो 20,000 का, कॉस्ट है 40,000 का, सेल्स है। तो कैसे निकालोगे यहाँ पे? अभी हमने तो कुछ देर पहले फ़ॉर्मूलाज़ कुछ डिस्कस करे थे। अगर वो तुम्हें फ़ॉर्मूला याद है तो बहुत ईज़िली इस क्वेश्चन को कर जाओगे। देखो कंट्रीब्यूशन याद है? ऊपर हमने बात की थी। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अगर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तब भी सेम चीज़ आएगी, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करोगे तो भी सेम चीज़ आएगी। तो तुम्हारे पास दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो तुम्हें पता चल गया क्या? हमारा कंट्रीब्यूशन 60,000 है। अब तुम्हें अगर कंट्रीब्यूशन पता चल गया तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत ईज़िली आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स। कंट्रीब्यूशन तुम्हारे पास इंटू 100 भी होता है। कंट्रीब्यूशन हमारा आया कितने का? 60,000 का, और हमारा सेल्स जो है वो 2 लाख का है। मल्टीप्लाई बाय जब 100 करोगे, तुम्हारे पास जो अमाउंट निकल कर आएगा, वो आ जाएगा 30% का। ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं बता दूँ तुम्हें, अभी अगर मैं तुम्हें 50 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो जैसे जितने भी पर्टिकुलर जो हमारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उसके सारे न्यूमेरिकल्स को मैं अलग-अलग सेशंस में भी कवर अप करवाऊँगा। लाइक कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स अलग से करवाऊँगा, अकाउंटिंग के करवाऊँगा, स्टैट्स के करवाऊँगा, और जहाँ भी मुझे लगेगा कि मुझे और भी क्वेश्चंस करवाने चाहिए किसी थियोरेटिकल सब्जेक्ट के, तो वो भी तुम्हें क्लासेस देखने को मिल जाएँगी यूट्यूब पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। ए लिमिटेड एक्वायर्ड द असेट फॉर रुपीज 50 lakhs. इट इशूड शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम 25%। तो बताइए कितने शेयर्स यहाँ पे इशू किए गए? बताइए। इशू प्राइस यहाँ पे दे रखा है, फेस वैल्यू जो होता है हमारा, कैसे निकालते हैं? 10 रुपए के हिसाब से आप देखोगे, और प्रीमियम आपका 25% है, तो 2.5% वो हो जाएगा। मतलब 12.5 रुपया हमारा यहाँ पे क्या होगा? फेस वैल्यू हो जाएगा, इशू प्राइस हो जाएगा। अब आपको शेयर्स निकालना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स। उसके लिए आपको पता होना चाहिए परचेज कंसिडरेशन और इशू प्राइस। इस केस में अगर देखो एक मिनट, इशू प्राइस हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमें 12.50 का है, और परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, हमारा इतना है, 50 लाख का। तो जब हम इसको 50 लाख को डिवाइड करेंगे 12.50 से, तो जो हमारा निकल कर आएगा नंबर ऑफ शेयर्स, वो हो जाएगा 4 lakhs का। ठीक है? एबनॉर्मल लॉस, इसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है, और क्वेश्चन नंबर 50 भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप तुम्हें ये सेशन पसंद आया होगा। इस सेशन की जो पीडीएफ फाइल है, तुम वो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम्हें वहाँ जाना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। साथ ही साथ एग्जाम टाइम ऐप भी तुम डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे, जहाँ पे तुम्हें ये बेस्ट कोर्स तुम्हें अवेलेबल करवाया जाएगा सीवीटी पीजीएम कॉम के लिए। अगर तुम कंप्लीट तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, इसमें कंप्लीट बैच तो अवेलेबल है ही, साथ ही साथ तुम्हें रिवीजन सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। तो जाके फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करो और अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, साथ ही साथ दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर कोई तुम्हारा सजेशन है, तुम वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।